हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये अपना पार्ट 3 रहता है फर्स्ट चैप्टर का और जल्दी हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग इसके लिए एकदम से तैयार हैं और आप लोगों को पीछे के कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छे से समझ में आया। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ उस चीज़ का। सबसे पहले हमने देखा था ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंस क्या है। हमने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अपन को 11th में पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी अपन ने 12th में पढ़नी है, 11th में पढ़नी है और फिजिकल 11th में, ह्यूमन 12th में। तो जब फिजिकल का कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाता है तब हम पहुंचते हैं ह्यूमन पे। क्यों? क्योंकि पहले जो ज्योग्राफी था उसको एक होल सब्जेक्ट में लिया गया था। ठीक है, ये कि एक ज्योग्राफी ही है, इसके जो सब फील्ड्स हैं उनके बारे में इतना पता नहीं था। तो जैसे जैसे स्कॉलर्स अपना माइंड यूज करते गए उन्हें पता चला ज्योग्राफी एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। हमें इसके अंदर हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। हिस्ट्री कैसे कि ये प्रोग्रेस जो हुई है, लैंड फॉर्मेशन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, किस वक्त से ये शुरू हुआ है, तो वो पीछे का हमें उसके बारे में सारा डिटेल जानने को मिलता है। तो ये हिस्ट्री हो गई। हमें पॉलिटिकल पर्पज से पढ़ना पड़ता है कि कहाँ किस तरीके से लोग रहते हैं, उनके बीच में किस तरीके का सामंजस्य था, ठीक है, लेन देन वो कैसे करते थे। ये सारी चीजें भी हमें ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिक नीचेस जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो ये हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी ह्यूमन ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी की भी डेफिनेशन मैंने आपको इसी चैप्टर में बताई है ताकि आपने 11th वाला आपको रिकॉल हो गया हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रैडजल को भी माना जाता है और विडाल डी ला ब्लास को भी माना जाता है। जो रैडजल थे उन्होंने, उनका जो मेन वर्ड था उनकी डेफिनेशन में वो था सिंथेसिस स्टडी है ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? सिंथेसिस स्टडी है। किसके रिलेशनशिप के, किसके बीच की? ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में। फिर हमने पढ़ा था एलन सैंपल का। वो कहते हैं उनकी जो डेफिनेशन थी वो किसकी थी? डायनेमिक थी। ठीक है, वो चेंजिंग अर्थ के बारे में बता रहे थे, अनस्टेबल ह्यूमन बींग्स और अनस्टेबल अर्थ के बारे में उन्होंने बताया। फिर बात आती है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विडाल डी ला ब्लास की। तो वो कहते हैं अपनी थ्योरी में फिजिकल लॉज हैं उन्हें गवर्न करवाती है अर्थ, ठीक है, और उन्हीं पे काम करता है ह्यूमन बीइंग। तो ये आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस। फिर मैंने एक डेफिनेशन छोटी सी ज्योग्राफी की भी बताई थी, इरेटोस्थेनीज ने दी थी, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब अर्थ, ग्राफोस का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा ह्यूमन के बारे में कंप्लीट हो गया था। फिर ये कहते हैं कि ये थ्योराइजिंग भी है और आइडियोग्राफिक भी है कि रीजनल पर्सपेक्टिव में हमें इसे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लेवल पे पढ़ना होता है और जो थ्योराइजिंग है उसके अंदर मेकिंग लॉज आते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके अप्रोचेस देखी थी। जो ज्योग्राफी के अंदर हमने अप्रोचेस देखी थी सेम एज ह्यूमन बीइंग के अंदर, सिस्टेमेटिक और रीजनल अप्रोचेस। उसके बाद में हमने नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना था। उसके अंदर हमने पढ़ा कि द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स। ये होता है नेचर किसका? ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब उसके एलिमेंट्स हमें देखने थे किसके? फिजिकल एनवायरनमेंट के प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो फिजिकल एनवायरनमेंट के लैंड हो गया, क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गई, ये सब हमने उसके अंदर पढ़ा था। फिर हमने देखा था किसके? ह्यूमन बीइंग्स के। ट्रांसपोर्टेशन हो गया था, कम्युनिकेशन हो गया था, और क्या था उसके अंदर बताइए। ठीक है, जो भी डैम्स वगैरह बनाए गए थे, ब्रिज वगैरह बनाए गए थे, ये सारी चीजें अपन ने उसके अंदर पढ़ी थी। क्रॉप्स हो जाता है उसके अंदर, क्रॉप्स आ जाती है, सेटलमेंट आ जाता है, ये सब चीजें हमने किस में पढ़ी थी? ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट्स के रूप में हमने उसको पढ़ा था। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद में हमने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जो कि डिटर्मिनिज्म कहलाता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जो कि पॉसिबिलिज्म कहलाता है।
जो पॉसिबिलिज्म था उसमें ह्यूमन को हाईलाइट किया गया था कि ह्यूमन कुछ भी कर सकता है, बस अर्थ से परमिसिव की जरूरत है। और ये परमिसिव की डेफिनेशन ब्रोन्स ने दी थी। और उन्होंने एक कहा था कि यहाँ पे किसने कहा था, लूशियन फेब्रे ने कहा था कि किसी भी चीज की नेसेसिटी नहीं है, सारी चीज क्या है यहाँ पे उपलब्ध है। एवरीवेयर पॉसिबिलिटी, हर जगह क्या है, संभावनाएं हैं, लूशियन फेब्रे ने कहा था। विडाल डी ला ब्लास भी इसी के पॉसिबिलिज्म के फेवर में था, इसलिए पॉसिबिलिज्म लाने का श्रेय जो है वो किसे प्रोवाइड किया जाता है, विडाल डी ला ब्लास को किया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि डेटर्मिनिज्म जो है उसको लाने का फेवर किसको दिया जाता है, रेड जेल सैंपल को दिया जाता है। उसके फॉलोवर्स कौन से डेटर्मिनिज्म के सैंपल थे, जो कि रेड जेल की स्टूडेंट थी, और डेविस था, हंटिंगटन था, ये सारे उसके क्या थे, फॉलोवर्स थे। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर आते हैं ग्रिफिथ टेलर, जो कि कॉन्सेप्ट लाते हैं न्यू डेटर्मिनिज्म का। और न्यू डेटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो कहते हैं। रेड एम्बर लाइट या येलो लाइट और ग्रीन लाइट का कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर, कि हम ये एनवायरनमेंट और या नेचर कह दो और ह्यूमन बीइंग, इनके बीच का एक पैथ लेके आते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि हमें इनको स्टेबल रखना है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का उतना ही यूज करे जितना कि वो सस्टेन कर सके, ठीक है, इतना यूज करे कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो रिसोर्सेज जो है उनको अवेलेबल हो। अगर वो एक्सेस यूज करेगा तो ये उसको वापस फेंक के मारेगी, ठीक है, कि अति हर चीज की बुरी होती है। आप कितना कंजप्शन करेंगे अर्थ का, अर्थ एक लिमिट तक सहन करेगी, उसके बाद में वही डिजास्टर्स उसके शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब अपन को देखना है कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। क्या देखना है, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम हमें यहाँ पे देखना है। क्या कहते हैं, इसकी प्रोसेस क्या चलती है, एडेप्टेशन की प्रोसेस चलती है, एडेप्टेशन की प्रोसेस चलती है, एडजस्टमेंट की प्रोसेस चलती है, और मॉडिफिकेशन की प्रोसेस चलती रहती है। किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो चाहे वो किसी की भी ज्योग्राफी हो, ठीक है, किसी की भी इज द सेंस पॉलिटिकल भी ज्योग्राफी हो सकती है, पैडो ज्योग्राफी हो सकती है जिसके अंदर सॉइल की स्टडी की जाती है, पेट्रो हो सकती है जिसके अंदर रॉक्स की स्टडी की जाती है। तो ये सब चीजें उसके अंदर होती है। अडेप्टेशन मतलब ह्यूमन बीइंग कितना एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट कितना करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कितना करता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता आया है। कॉरिडोर्स ऑफ टाइम का मतलब कि आज ही तो एनवायरनमेंट बना नहीं है, ह्यूमन बीइंग आज ही नहीं बने, वो पहले से है, और वो पहले से किस तरीके से चेंज करते आए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो देखिए ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, एकदम से अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों का बात करते हैं, तो हम इन दोनों की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसकी जो रूट्स निकल के आती हैं वो काफ़ी क्या होती है, डीप होती हैं इनकी रूट्स। किसकी रूट्स डीप होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी की और एनवायरनमेंट की, ठीक है, ह्यूमन प्लस एनवायरनमेंट की अगर हम उनको एक साथ बात करते हैं तो वो काफ़ी क्या होती है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, और फिर उसको क्या करती हैं, वो उनकी जो हिस्ट्री के रूट्स निकल के आते हैं वो काफी डीप होती हैं। फिर हम देखते हैं कि डायनेमिज्म चलता रहता है। ये एक अप्रोच है जो चलती रहती है, और चलती कैसी है कि जब ये चलती है तो काफी ज्यादा थ्रस्ट जो होता है, चुनौतियां जो होती है ज्योग्राफी के अंदर वो मिलती रहती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन जो हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना वो यूरोपियन के पर्पज से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था ना वो यूरोपियन कंट्रीज से हुआ था, और जो यूरोपियंस थे उन्होंने ये कह दिया कि हाँ हम यहाँ जाएंगे, वहाँ अपन को पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, इन्वेड कर सकते हैं, तो वो ऐसे घूमते रहते थे, और घूमने से उन्होंने बहुत सी चीज़ों का डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया। इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं यूरोपियन पर्पस से
हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बुक में एक लाइन मिली है कि देखिएगा ध्यान से, जो भी इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर थे वो कंटिन्यूसली डिस्कवरीज किए जा रहे थे, जिसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये क्या कहता है कि द 15th सेंचुरी, सॉरी 15th था यहाँ पे, 15th सेंचुरी विटनेस अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप। एक्सप्लोरेशन हो रहा था, खोज हो रही थी कहाँ पे, यूरोप में। एंड स्लोली द मिथ्स एंड माइस्ट्रीज अबाउट कंट्रीज एंड पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप। अब क्या हुआ, जब यूरोप में डिस्कवरीज हो रही थी, एक्सप्लोरेशन हो रहा था, तब बहुत सारे मिथ्स चल रहे थे, माइस्ट्रीज चल रही थी। समझिए इनको कैसे, कि जैसे यूरोपियन कहीं कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, और वो जाते किससे से, सी रूट से जाते थे, क्योंकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन था उसको इतना नहीं था, तो वो सी रूट से नाव वगैरह वो अपनी क्या बोलते हैं उनको खे के जाते थे। तो उससे क्या होता था कि उनको ये पता चलता था कि भाई इस रूट में अपन को ये चीजें मिल रही हैं, इस रूट में ये चीजें मिल रही है। अब जैसे जैसे वो आगे जाते तो उन्हें ऐसा एहसास होता कि आगे तो खाई है, ठीक है, तो वो ये कह देते कि हाँ आगे खाई है, तो वहां पे फिर कोई नहीं जाता था। तो ये क्या हो गए, एक उनके माइथ्स हो गए। वो कहते हैं ना कि अवधारणाएं, कि ऐसे कहते हैं बिल्ली जा रही है आगे से तो उसने रास्ता काट दिया तो शुभ नहीं होगा, आप मत जाओ, पहले चप्पल फेंक दो या जो भी कर दो, ठीक है। छिपकली गिर गई यहाँ पे तो ये अशुभ होगा, ये शुभ होगा, ये सब सारे क्या होते हैं, मिथ्स होते हैं। माइस्ट्रीज, अब उसकी माइस्ट्रीज क्या थी, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जो बता दिया वो मान लिया। लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों की आंखें खुलने लगी वैसे वैसे वो उनकी स्टडी करने लगे। फिर तो जर्मनी के लोग, फ्रांस और ये सारे मतलब यूरोपियन कंट्रीज थी, फिर इंडिया भी इन्वॉल्व होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सब अब तो मतलब बहुत ज्यादा वाइड हो गया है। अपन बच्चे जो हैं, हम लोगों ने तो फिर भी इतनी स्टडी करी, उनके बारे में पढ़ा है, हमारे टीचर्स भी थे जो हमारी जनरेशन से पीछे के थे, हमें उन्हें बताया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे तो मतलब कुछ चीजें तो कम होती आएंगी ना, आपको उतनी चीजों का तो नॉलेज नहीं होगा जो मेरे टीचर के टीचर ने बताई होगी उनको। तो कुछ चीजें हैं जो छूटती चली जाती हैं और नई चीजें हम लोग अडेप्ट करते जाते हैं। वही अडेप्टेशन होता है, वही एडजस्टमेंट होता है, वही मॉडिफिकेशन होता है कि हम अपनी थॉट्स उसके अंदर लाने लग जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई, तो ये एक्सप्लोरेशन करने लगे, तो कुछ माइथ्स और मास्टर्स थी उसके बेस पे चलने लगी। लेकिन जो इसके अंदर मेन कॉरिडोर ऑफ टाइम था वो था कॉलोनियल पीरियड। कौन सा था, कॉलोनियल पीरियड। जब ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक्सप्लोरेशन भी करना है, डिस्कवरीज भी हमें करनी होगी। तो कॉलोनियल पीरियड प्रोवाइडेड इम्पेटस to further exploration in order to access the resources, the regions, अलग अलग regions के resources के बारे में इन लोगों ने पता किया, जिससे इसके impetus बढ़े, इसमें गति आई। इस जो क्या था corridors of time, ह्यूमन ज्योग्राफी के corridors of time में क्या आई, impetus आई। शिट, पूरा ही गायब हो गया। यही पढ़ रहे थे अपन। तो आई होप आपको यहाँ तक का अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखिए हम आगे देखते हैं, स्कूल के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। फिर स्कूल आए, कैसे स्कूल आए देखिए कि पहले सबसे पहले वेलफेयर स्कूल आए, ठीक है। तो वेलफेयर स्कूल के अंदर क्या था कि लोगों की हेल्थ के बारे में जानना, उनकी हाउसिंग के बारे में जानना। I didn't understand that. क्या हो रहा है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो उनके स्कूल्स के बारे में जानना, और स्कूल्स के बारे में कैसे जो लोगों के अच्छे के लिए काम करते थे वो वेलफेयर स्कूल थी। जैसे उनकी हेल्थ के लिए काम कर लिया, उनके एजुकेशन के लिए काम कर लिया, उनकी हाउसिंग के लिए काम कर लिया, तो ये सब चीज़ें क्या थी, उनकी वेलफेयर के लिए थी। तो ये वेलफेयर स्कूल से आए थे। इनके अंदर ज्योग्राफर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस ए पेपर एज ज्योग्राफी, और इन्होंने फिर इसका एक करिकुलम भी बना दिया और उसका एक पेपर भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्लियर है। वेलफेयर से आप समझ जाओगे कि भलाई के लिए जो स्कूल खोली गई थी लोगों के, उसके अंदर उसके एजुकेशन के लिए बात की गई थी, उसकी हाउसिंग के लिए, उनके रहने के लिए बात की थी, उनके हेल्थ के लिए बात की थी, किनके, ह्यूमन बींग्स के।
फिर आते हैं रेडिकल। रेडिकल और मॉडरेट, आप शायद पहले भी ये वर्ड आपने सुने होंगे कि ऐसे लोग जो मतलब बंधे हुए थे और वो उनके साथ इनइक्वालिटी वगैरह हो रही थी, उनके लिए गुस्सा हुए हुए लोग थे रेडिकल। तो वो स्कूल आए। तो इसके अंदर एक तो कंसेप्ट आता है मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्स एक क्या थे, स्कॉलर थे, सोशलिस्ट थे। क्या थे? सोशलिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी दी थी पॉलिटिकल और सोशलिटी की। तो ये इस थ्योरी पे ही क्या है, रेडिकल स्कूल्स चलते थे। इसके अंदर क्या था, कंसर्न किस पे कंसर्न किया जाता था, पुअर्टी पे कंसर्न किया जाता था, डेप्रिविएशन पे कंसर्न किया जाता था, और जो सोशल इक्वालिटी है, लोगों के साथ भेदभाव जो हो रहा है उसके अंदर किया जाता था। लोगों को जिस चीज की कमी है उसके ऊपर कंसर्न किया जाता था। तो ये थे रेडिकल स्कूल। फिर आता है बिहेवियर स्कूल। अब बिहेवियर स्कूल में क्या था, देखिए, गिवन इंपॉर्टेंस टू लिव्ड एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। इसके अंदर किसको ऐड किया गया था, किस पे जोर दिया गया था, लिव्ड एक्सपीरियंस, जो उदाहरण है जिंदा, उनके बारे में कि कैसे सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, कहाँ उनको जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा उनको, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। उनकी एथनिसिटी, रेस क्या थी, एथनिसिटी, रेस और उनकी कास्ट के बारे में पता किया गया था। ठीक है, ये कैटेगरीज के बारे में जो स्टडी करते हैं वो बिहेवियर स्कूल्स थे। क्लियर है? अब देखिए आगे कि कॉलोनियल पीरियड से शुरू होता है। ठीक है, तो ये ना अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, अर्ली, और ये लेटर। तो जब सबसे पहले आपन ने ये पढ़ लिया यहाँ पे कि सबसे पहले जो यूरोपियन थे 15th सेंचुरी में, उन्होंने डिस्कवर करना शुरू किया, उन्होंने घूमना फिरना शुरू किया। तो उन लोगों ने जो मिथ्स चलाए थे, मास्टर्स चलाए थे, सब लोग उनको ही फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जोर कब आया इस सब्जेक्ट पे, कॉलोनियल पीरियड पे। तो जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वो क्या था, एम्पेरियलिज्म और ट्रेड को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ट्रेड करने के पर्पज से वो लोग इंडिया में आए थे। कौन लोग? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो उसके पर्पज से कॉलोनियल पीरियड शुरू हो गया था ट्रेडिंग के से। और जैसे वो ट्रेडिंग करने इधर उधर जाते तो उन्हें नई नई चीजें देखने को मिलती थी, अलग अलग लैंड्स दिखने को उनको मिलते थे। ठीक है, तो और उन्होंने क्या किया, एनसाइक्लोपीडिया के अंदर उन्होंने इस चीज का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिस भी जगह वो गए, जो भी उन्होंने डिस्कवर किया उसके बारे में। तो इसके अंदर क्या आया है, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन आया है। क्लियर है? ये इसकी अप्रोच हो गई कि कॉलोनियल, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन किया। और कैसे किया कि वो अलग अलग जगह पे जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए। तो उन्होंने अलग अलग जगह को, एरियाज को खोजा। जैसे कोलंबस आया था, किसकी खोज की उन्होंने अमेरिका की खोज की। ठीक है, फिर वास्को डी गामा आए थे, उन्होंने भारत की खोज की या फिर सी रूट की खोज की। भारत के, इंडिया के लिए एक सी रूट की खोज, डिस्कवर उन्होंने किया था। लेटर कॉलोनियल पीरियड के अंदर अप्रोच क्या रही, रीजनल एनालिसिस रही। अगर आप इसी पर्पज से समझ रहे हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ईजी है। अदरवाइज इसको आप ये सोचो कैसे याद करें। बस आपको इतना ही याद करना है कि अर्लियर जो कॉलोनियल पीरियड था उसके अंदर क्या अप्रोच रही, उसके अंदर एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन रहा। लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल डिस्क्रिप्शन रहा, एनालिसिस रहा। उसके अंदर क्या था, अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंड द होल। एक पूरा पार्ट था रीजनल, उसके अंदर क्या क्या चीजें हों उस चीज के बारे में उसने एनालिसिस किया। किसने? कॉलोनियल लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस जो थे, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ से जो लोग आए थे वो लोग। फिर 1930 के इंटरवॉर में क्या अप्रोच रही, एरियल डिफरेंशिएशन रहा। देखिए, रीजनल और एरिया के अंदर समझिएगा थोड़ा सा, इसके अंदर क्या रहता है, फाइंड द रीजंस फॉर द यूनिकनेस। तो ये चीज ध्यान रखने कि यूनिकनेस के रीजन किसके अंदर, किसी भी एक रीजन के। आप कहोगे अब रीजन से तो एरियल कैसे मैम, तो एरिया भी तो होता है भाई। रीजनल में तो अपन को एक रीजन मिलेगा,
उसके अंदर पूरी चीजें क्या क्या है हमें उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना है। लेकिन इसके अंदर अपन को क्या करना है, किसी एरिया का यूनिकनेस पता करना है कि कैसे वो दूसरे एरिया से, हाउ एंड वाई वो दूसरे एरिया से क्या है, अलग है। ये चीजें इसके अंदर किसके अंदर 1930 इंटर वॉर के एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर अपन को पता चलती है। फिर 50 और 60 के अंदर आता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाइड टेक्नोलॉजी टू स्टडी ज्योग्राफी। किसका एप्लीकेशन शुरू हुआ यहाँ पे, टेक्नोलॉजी का, किस पे, स्टडी पे। अब आगे देखिए 70 में क्या हुआ, एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल। इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी विद द हेल्प ऑफ स्कूल, स्कूल की हेल्प से इनकी रियलिटी के बारे में, इनकी रियलिटी कैसे एमर्जेंस हुई अपनी सोसाइटी के अंदर। आई होप आपको याद हो रहा होगा, ये याद करना ही पड़ेगा, आपसे सीधा पूछ लेता है 1930s इंटर वॉर में अप्रोच क्या रही, तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन रहा और उसके अंदर टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, स्टडी किया गया, टेक्नोलॉजी पे एप्लीकेशन था, एप्लीकेबल वो था। अब 1970 के अंदर हम बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल के बारे में आया, जो सोशल पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में काम कर रहे थे। 1990 के अप्रोच क्या रही, पोस्ट मॉडर्निज्म रहा। क्या रहा, पोस्ट मॉडर्निज्म रहा। इसके अंदर क्या था, जनरलाइजेशन हो रहा था और अप्लाई ऑफ यूनिवर्सल लॉज टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। अलग अलग जगह के लोग, स्कॉलर्स जो थे, लॉज दे रहे थे अपने अपने कि कैसे हमें ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना है। तो ये क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है 1990। हैव यू क्लियर? अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसके क्या रहते हैं, कुछ सब फील्ड्स रहते हैं। सब फील्ड्स कैसे, अब जैसे मैंने आपको ह्यूमन ज्योग्राफी कह दिया, अभी तो आपके लिए सब फील्ड की बात ही नहीं रहती है, अभी तो आप सिर्फ ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल और क्या पढ़ रहे हो, फिजिकल आपने 11th में पढ़ लिया और ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो। अब इनके भी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, वो एक पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी है। समझ में आई आपको ये बात कैसे? अब जैसे अपन इसके अंदर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक अलग ज्योग्राफी का सब फील्ड बनता है। इसके अंदर आपको बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, कहाँ कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ आपको इस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसका एक सब फील्ड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कैसे, जिसको समझते हम, ये तो पता ही चल गया आपको कि ये इंटरफेस करता है अपने सिस्टर डिसिप्लिन से, ठीक है। ये इसके सिस्टर डिसिप्लिन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, इसने भी कुछ ही दिया हुआ है, मैं और बता दूंगी आपको। देखो, सोशल ज्योग्राफी की अपन बात करते हैं तो उसके सब फील्ड क्या क्या होते हैं। बिहेवियर ज्योग्राफी हो जाता है, सोशल वेलबींग हो जाता है, जियो ऑफ लीजर हो जाता है, ठीक है। जियो ऑफ लीजर में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस पूछा जाता है, ठीक है। और किसमें, फ्री टाइम में क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इसके अंदर होता है। एक्सपीरियंस देखिए, बिहेवियर ज्योग्राफी किसके अंदर आती है कि साइकोलॉजी क्या है, ये इसका एक सिस्टर डिसिप्लिन है, दोनों ही कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और इसको हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लेते हैं और ये अलग सब्जेक्ट भी बन जाता है साइकोलॉजी, ठीक है। जियो ऑफ सोशल वेलबींग, जो वेलफेयर के अपन स्कूल पढ़े हैं, और उसके अंदर हम ये इसका दूसरा इंटरलिंक सब्जेक्ट कौन सा बन जाता है, वेलफेयर इकोनॉमिक बन जाता है। ज्योग्राफी ऑफ लेजर इसके अंदर सोशियोलॉजी बन जाता है कि कहाँ कैसे लोग क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब इस सोशियोलॉजी के अंदर बन जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि सोशियोलॉजी जो सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसको सब फील्ड क्या है, ज्योग्राफी ऑफ लीजर है। कल्चर ज्योग्राफी, कल्चर किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है, और ह्यूमन बींग्स के बारे में जो भी स्टडी होती है वो एंथ्रोपोलॉजी होता है। इसको याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि एंथ्रोपोलॉजी है वो किससे कनेक्टेड है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। फिर बात आती है जेंडर जियोग्राफी की। तो जेंडर जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी में भी हमें इसको पढ़ने पड़ता है, जैसे लीजर वगैरह जो हम पढ़ते हैं कि कैसे ये लोग क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, ये सब सोशियोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। विमेन स्टडीज के बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं, जेंडर के अंदर पढ़ ही लेते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री के अंदर आ ही जाता है, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट हो गया अलग से। मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमियोलॉजी, मतलब जो भी महामारियां होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कब आई, कैसे इसका इलाज शुरू हुआ, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है अर्बन ज्योग्राफी। तो अर्बन ज्योग्राफी के अंदर हम अर्बन के बारे में भी पढ़ते हैं और उसकी प्लानिंग के बारे में भी पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर आपको देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, डेमो, इसके अंदर हम बात करें तो डेमोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी पढ़ते हैं कि कितनी जनसंख्या है, कैसे है वो, जनांकिकी जो बोलते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर एक ज्योग्राफी आता है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो सेटलमेंट किसका होता है, रूरल का हो जाता है और अर्बन का हो जाता है। तो इन दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग हो जाती है, ठीक है, या फिर इनकी प्लानिंग हो जाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर एक ज्योग्राफी आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिए सैम वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ आ गया था। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे रिसोर्स हो गया, रिसोर्सेज हो गए, और क्या हो गया इसके अंदर, एग्रीकल्चर हो गया, मार्केटिंग हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई इसके अंदर। इन सब की स्टडी अलग अलग हो जाती है। टूरिज्म हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, नेशनल ट्रेड हो गया। ये सब हम इसके क्या है, सब फील्ड्स हैं। और इनको अगर हम अलग सब्जेक्ट लेके करते हैं तो इनका अलग सब्जेक्ट भी बनता है। जैसे रिसोर्सेज का हम लेते हैं तो रिसोर्सेज इकोनॉमिक बन जाता है, एग्रीकल्चर का लेते हैं तो एग्रीकल्चरल साइंस बन जाता है, मार्केटिंग का लेते हैं तो बिजनेस स्टडी, BS वगैरह ये सब बन जाती है, बिजनेस स्टडी बन जाती है, इकोनॉमिक भी बन जाता है इसके अंदर, कॉमर्स भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब स्टडी है। इंडस्ट्रियल की हम बात करते हैं तो सैम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक हो जाता है। टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट हो जाता है। ये इसके सब फील्ड्स हो गए ये वाले। और इसके इनसे जो अलग सब्जेक्ट बनता है वो क्या हो जाता है, इनका सिस्टर डिसिप्लिन हो जाता है। मतलब सेम सब्जेक्ट के टॉपिक्स इसके अंदर भी हमें पढ़ने पड़ते हैं और इनके अंदर भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। आप चाहो तो आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हो, आप चाहो तो आप एंथ्रोपोलॉजी का एक मेन सब्जेक्ट ले सकते हो, आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इन सब से ये क्या है, इंटरलिंक्ड है। अगर आप इसी तरीके से हिस्ट्री उठा के पढ़ते हो तो हिस्ट्री भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कि जिस तरीके से ये फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम देखते हैं तो वो हिस्ट्री के अंदर भी तो आएगा कि कैसे वॉर वगैरह हुई, तो किस एरिया में हुई, आज वो एरिया कहाँ है, ठीक है। ये और बाकी की चीजें अपन ने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे उसकी दूसरी बुक जो थी इंडिया के पर्सपेक्टिव हमने पढ़ी है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हिमालयाज हैं वो कैसे बने हैं, कैसे उनका कुछ निर्माण हुआ है और कैसे हो रहा है, किसकी जगह पे हो रहा है। तो आई होप एकदम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल्दो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या है, एक रियलिम है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक रियलिम है। कैसा, एक्सपेंडिंग, बढ़ता हुआ, विस्तार होता हुआ एक रियलिम है। एक नीचे इकोलॉजी का नीचे अपन कह सकते हैं, और उसी के भी अंदर सब पार्ट होते हैं अलग अलग। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर भी जानने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, आपको आंसर खुद लिखना है। जब तक आप लोग खुद लिखना नहीं सीखोगे तो आप कितना ही रट लेना चाहे कोई मतलब नहीं निकलता। देखो 11th-12th में जब आ जाते हैं हम लेक्चर अटेंड करते हैं, हम क्लासेस अटेंड नहीं करते कि टीचर हमें बोर्ड पे लिखवाएगा हम लिखेंगे, नहीं। टीचर जितना अपन ने लाइफ में उसने पढ़ा होता है वो आपको वो एक्सप्लेन करता है, और आपको
बताता है कि आपको ये चीजें इसके अंदर लिखनी है। लिखने का काम आपका रहता है कि आप किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हो और कैसे आप उसको लिखते हो। थैंक यू, बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, आप फॉलो करो और अपनी 12th स्टैंडर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करो। गुड लक फॉर योर बिगिनिंग्स।